बच्चों वेलकम बैक टू आरजीबी न्यूज़। जैसे कि हमारी वन शॉट सीरीज चल रही थी, 1 एंड 2 की ऑलरेडी अपलोडेड है, 3 एंड 4 अपलोड हो जाएगी। बच्चों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि मैम प्लीज पहले 4 कर दीजिए, तो सबसे पहले 4th यूनिट आपके लिए शूट कर दी गई है, जिसमें से एटलीस्ट 2 to 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते ही हैं। मैं साथ साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताती जाऊंगी और कौन कौन सा क्वेश्चन मैंडेटरी है जो आपको नहीं मिस करना चाहिए और सबको इजीली शॉर्ट वे में एक्सप्लेन। सो लेट्स स्टार्ट। बेटा जो 4th यूनिट है दैट इज बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्किंग की। कंप्यूटर एक नेटवर्क कैसे फॉर्म करता है, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, जब हम एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को, मतलब दो या दो से ज्यादा, सॉरी बेटा एक को तो नहीं कर सकते, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर डिवाइसेस को एक साथ जोड़ देते हैं। किस लिए जोड़ते हैं, ताकि हम उस पे डेटा, रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज कर सके, है ना। जब एक, मतलब जैसे अगर आपने किसी ऑफिस में देखा होगा, आपने कॉलेजेस में देखा होगा, सारे कंप्यूटर्स एक लोकल एरिया नेटवर्क पे कनेक्टेड होते हैं। तो दैट मीन्स जब हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को, है ना, कंप्यूटर, सर्वर्स, प्रिंटर्स, इनको जोड़ देते हैं ताकि हम डेटा, रिसोर्सेज और सर्विसेज शेयर कर पाए, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। इसीलिए कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस जो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, इंटरनेट। इंटरनेट एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। क्यों? क्योंकि आज बिकॉज ऑफ इंटरनेट वी ऑल आर कनेक्टेड वाया डिफरेंट एप्लीकेशंस। आज अगर हम इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है, कहीं भी किसी भी तरीके से किधर भी कनेक्टेड है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट। सो इंटरनेट इज बेसिकली वन ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्किंग वे, है ना। एंड अनदर, अगर आपके कॉलेज में बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या गोल्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की? रिसोर्स शेयरिंग हो सके, जैसे कि प्रिंटर्स, फाइल, ये एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे कंप्यूटर्स के बीच में शेयर हो सके। अगर ये शेयर होंगे तो कॉस्ट सेविंग होगी, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस नए नए लगाना बचेगा, है ना, कॉस्ट सेविंग होगी। देन डेटा शेयर हो सकता है, यूजर्स और सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, चैट, वीडियो कॉल्स, ये किसी भी नेटवर्क के ऊपर हो सकते हैं। सारे डिवाइसेस को हम एक साथ सेंट्रलाइज तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड रिमोटली हम कहीं से कोई सी भी फाइल किसी को किसी भी टाइम भेज सकते थ्रू इंटरनेट, और कोई सा भी नया डिवाइस ऐड कर सकते हैं बिना एग्जिस्टिंग नेटवर्क को छेड़े। तो ये था कंप्यूटर नेटवर्किंग और ये उसके गोल्स। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में 100% आप मुझसे लिखा के रख लो, आएगा ही, वो है आईएसओ ओएसआई मॉडल। आईएसओ ओएसआई मॉडल क्या होता है? ये एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन नेटवर्क होता है। जैसे जब भी हम गूगल पर कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो वो हम तक कैसे पहुंच रहा है, उसका जो पीछे जितना भी बैकग्राउंड प्रोसेस हो रहा है, जितनी भी लेयर्स के थ्रू हमने जो कमांड दी, वो सर्वर पे जाके कैसे रिएक्ट करती है, कौन कौन सी लेयर से पास होती है और कैसे वापस वो इंफॉर्मेशन हम तक आती है, वो पूरी सातों लेयर्स जो होती है वो क्या होती है, ओएसआई मॉडल। ठीक है, कि कैसे अलग अलग लेयर्स अपना अपना काम करके जो डेटा हमने सर्च किया इंटरनेट पे वो हम तक पहुंचाती है। तो कैसे डेटा ट्रेवल करता है कंप्यूटर में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ, वो ये मॉडल बताता है। बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये नेटवर्क को क्या करता है, 7 लेयर्स में डिवाइड करता है। इसमें टोटल 7 लेयर्स होती है, मैं आपको एक एक लेयर बताऊंगी। हर लेयर अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है और कम्युनिकेट करती है अपनी ऊपर वाली लेयर को। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसका लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है, इसमें 7 डिफरेंट लेयर्स होती है जो अपना अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन करती है, क्योंकि यूनिवर्सल मॉडल है, सारे नेटवर्क्स पे यूज हो सकता है। इंटरऑपरेटिबिलिटी मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर एक साथ आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू दीज लेयर्स। और हर लेयर जो होती है इंडिपेंडेंट हो जाती है, मतलब अगर मान लो किसी लेयर 1 पे चेंज किया तो लेयर 2 को कोई उससे इफेक्ट नहीं होगा। अब अगर जो आप अपने राइट हैंड साइड पे डायग्राम देख रहे हो, ये इसका डायग्राम है जो आप सबको बनाकर आना है, बहुत ईजी है। इसकी सातों लेयर लर्न करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, वो क्या है, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। हमारी मम्मी ने सॉसेज पिज्जा मंगवाया और उसे इसलिए फेंक दिया क्योंकि हम खा खा के मोटे हो रहे हैं। तो प्लीज मीन्स फिजिकल लेयर, डू नॉट का डी मीन्स डेटा लेयर, है ना, डेटा लिंक। देन थ्रो मीन्स, सॉरी बेटा, डू नॉट का नेटवर्क लेयर, फिर टी से थ्रो का ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉसेज का सेशन लेयर, पी का प्रेजेंटेशन लेयर और लास्ट का एप्लीकेशन लेयर। बेटा सबको ये डायग्राम बनाकर आना है जैसे ही ओएसआई आईएससी आईएसओ ओएसआई मॉडल आएगा, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसके सारे प्रोटोकॉल्स है, ये हम एक एक करके अभी नेक्स्ट स्लाइड में याद करेंगे ना। तो ये डायग्राम सबको बना के आना है कि फिजिकल से स्टार्ट होता है और एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचता है, और कैसे एप्लीकेशन लेयर देन यूजर को इन्फॉर्मेशन देती है जो भी उसने सर्च की थी। लेट्स स्टार्ट। ये सब बेटा डायग्राम एज इट इज बना के आना है। इधर सब जगह ट्रांसपोर्ट लेयर से प्रोटोकॉल यूज हो जाते हैं और नेटवर्क लेयर तक राउटर्स चलते हैं। बहुत इजी डायग्राम है, सबको बनाने के आना है। अब देखो एक बार ये याद कर लोगे तो डायग्राम इजी याद हो जाएगा। सबसे पहली जो
सबसे बॉटम बीच वाली सॉरी जो सबसे बॉटम नीचे लेयर होती है वो फिजिकल लेयर, जो क्या करती है डेटा को रॉ फॉर्म में मतलब जीरोस और वन के फॉर्म में केबल्स के थ्रू भेजने का काम करती है। फिजिकली कैसे डेटा केबल्स के थ्रू जाएगा, है ना? इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और रेडियो सिग्नल। जितनी भी केबल्स, कनेक्टर्स, पिन होती है जिनसे हम डेटा भेज रहे हैं किसी भी नेटवर्क पे, वो किसके थ्रू जाता है, फिजिकल लेयर के थ्रू। इसमें डेटा से कोई मतलब नहीं होता, जस्ट डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होती है। और इसके डिवाइसेस क्या होते हैं, हब हो गया, जैसे एक पर्टिकुलर जगह पे एक हब क्या होता है, एक एक लोकल नेटवर्क सेट कर देते हैं, वहां से सारा डेटा अलग अलग कंप्यूटर पे ट्रेवल करता है। या मोडेम, जैसे मोडेम में जो इंटरनेट चल रहा है वो हमारे घर में मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, रिपीटर्स, सेम एज मोडेम। तो बेटा बस इधर से डेटा ट्रेवल होता है जीरोस और वंस के फॉर्म में। देन नेक्स्ट होती है डेटा लिंक लेयर, जो हम पिज्जा का जो डू है, डू नॉट का डू है ना, ये क्या करती है, बिट्स को फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट करती है ना, ये देखो यहाँ पे फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट करती है और इंश्योर करती है कि कोई भी एरर ना हो और डेटा करेक्ट हो। ताकि अगर करेक्ट डेटा होगा, देखा आपने गूगल अगर करेक्ट डेटा नहीं होता तो क्या देता है, रिजल्ट नॉट फाउंड, है ना। मैक एड्रेसेस को आइडेंटिफाई करती है क्या, सेम नेटवर्क पे करेक्ट उसका एड्रेस ढूंढने के लिए। और एक्सेस कंट्रोल करती है फिजिकल मीडियम पे, एनआईसीज और स्विचेस इसका एग्जांपल होता है। देन नेटवर्क लेयर होती है जो आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करती है, मतलब क्या करती है, राउटिंग को हैंडल करती है दो नेटवर्क्स के बीच में। ये डेटा को, जो डेटा लिंक से फ्रेम्स में डेटा है उसको किस में कन्वर्ट करती है, पैकेट्स में कन्वर्ट करती है। आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करती है ना, आईपी एड्रेस यूज करती है। और कौन सा पाथ जाए, कौन सा पाथ मतलब कौन से नेटवर्क पे इंफॉर्मेशन या डेटा लोड होगी। जैसे ही हमने गूगल पे सर्च किया तो कहाँ जाएगा, है ना, सर्च कहाँ पर तक जाएगा, वो कौन देखता है, नेटवर्क लेयर, कि कौन से लेयर पे नेटवर्क सर्च होगा। देन कम्स ट्रांसपोर्ट लेयर, इसके नाम से समझ में आ रहा है बेटा, एंड टू एंड कम्युनिकेशन करती है, डेटा को सेगमेंट में ब्रेक करती है। और ये देखती है कि कोई एरर तो नहीं है, और अगर एरर है तो वापस से वो वापस डेटा लिंक लेयर के पास भेजती है, रिकवरी और रीट्रांसमिशन करती है। इसमें दो तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है टीसीपी और एक होता है यूडीपी, है ना। ये देखने के लिए कि रिलायबल है, और यूडीपी फास्ट वाला प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब रूल फॉलो करती है ना। तो किसी भी डेटा का फ्लो, कहीं डेटा रुक तो नहीं रहा है, कंजेशन उतर, हम कैसे जैसे ही सर्च करते हैं एकदम से हमारे सामने आ जाता है, तो वो ये हैंडल करती है। देन कम सेशन लेयर, जो अलग अलग सेशंस को मैनेज करती है कि कहाँ स्टार्ट होगा, कहाँ कनेक्शन एंड होगा। एक साथ हम मल्टीपल चीजें सर्च कर सकते हैं एक ही कंप्यूटर में, क्यों कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द सेशन लेयर, जो मल्टीपल सेशन एक साथ करने में हेल्प करती है, ऑथेंटिकेशन और परमिशन प्रोवाइड करती है, डायलॉग कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट होती है, डेटा को का जो एक्सचेंज ऑर्डर है, मतलब अगर मान लो गूगल के एक सेट ब्राउजर से ये हुआ, देन अनदर टैब से क्या सर्च हो वो देखती है। देन होती है प्रेजेंटेशन लेयर, जो भी डेटा आया है ना, जो एप्लीकेशन और नेटवर्क के फॉर्मेट, एप्लीकेशन लेयर को डेटा भेजती है नेटवर्क के फॉर्मेट में जो ह्यूमन रीड कर सके, है ना। डेटा का इंक्रिप्शन, अब जीरोस एंड वन में हमने भेजा तो रिटर्न भी, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा जीरोस और वन है, उसी फॉर्म में आएगा, तो उसको कन्वर्ट करती है, डिक्रिप्ट करती है ना, इंक्रिप्शन ध्यान रखती है, सिक्योरिटी रीजन के लिए उसको कंप्रेस करती है, डीकंप्रेस करती है, सिंटेक्स और एनकोडिंग परफॉर्म करती है, और ऐसा डेटा बनाती है जो यूजर के थ्रू रीडेबल हो। और एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो लास्ट लेयर होती है, जो यूजर के सबसे पास में रहती है। क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वेब ब्राउजिंग, ईमेल, फाइल ट्रांसफर, है ना। ये जो भी रिजल्ट आ रहा है वो एच टी टी पी, एफ टी पी, एस एम टी पी, डीएनएस, ये सारे प्रोटोकॉल्स को यूज करके जो यूजर के सबसे क्लोज है, ये सारी चीजें दिखाती है, जो क्या करती है, यूजर को डेटा भेजने में और किसी भी नेटवर्क पे रिसीव करने में हेल्प करती है। जैसे बेटा इसका सॉरी एग्जांपल थोड़ा सा कट हो गया, इसके एप्लीकेशन जैसे गूगल क्रोम, जूम, ये सब अलग अलग एप्लीकेशन यूज करके। तो बेटा देखो, जैसे ही हमने गूगल क्रोम पे कुछ भी लिखा, है ना, तो वो कहाँ गया, सबसे पहले फिजिकल लेयर के थ्रू गया उस पे, फिर डेटा ट्रांसमिशन हुआ, फिर नेटवर्क डिसाइड हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट लेटर लेयर से डेटा इधर उधर हुआ, फिर सेशन लेयर से क्या हुआ, मल्टीपल सेशन देखे गए, है ना, मल्टीपल जगह पे सर्च हुआ, फिर प्रेजेंटेशन लेयर से ह्यूमन फॉर्म में रीडेबल बना, और एप्लीकेशन लेयर में फाइनली यूजर को बता दिया। क्लियर है बेटा। अपन एचटीटीपीएस से यूज करके डेटा, किसी भी वेबसाइट देखो एचटीटीपीएस से क्यों यूज होती है, इसीलिए यूज होती है। तो आई होप बेटा ये सारी लेयर्स क्लियर होंगी, एग्जाम में सातों लेयर्स समझने के लिए आ सकती है, इसलिए आपको बहुत शॉर्ट पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अब ओएसआई मॉडल के डीमेरिट्स क्या होते हैं, जो प्रोटोकॉल होते हैं उनसे पहले ही ओएसआई मॉडल क्रिएट हो चुका था, है ना, तो परफेक्टली मैच नहीं करती, प्रोटोकॉल को डिफिकल्ट होता है फिट करना, क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रोटोकॉल्स को लेयर के फॉर्म में फिट करना ओएसआई में एक टीडियस और कंफ्यूजिंग टास्क है, और क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉडल है तो इसको समझना
और ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड भी है ना? प्रैक्टिकली ये यूज़ नहीं किया जा सकता, ये बस एक थ्योरेटिकल मॉडल है जो लर्निंग और नेटवर्क की डिज़ाइन करने में हेल्प होता है, प्रैक्टिकली इसको नहीं यूज़ करते, प्रैक्टिकली आज की दुनिया में टीसीपी आईपी यूज़ होता है, जो अब हम आगे पढ़ेंगे। आई होप बेटा वैसे क्लियर होगा, सबको ये लिखना है, ये डायग्राम बनाना है और फिर ये डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है? मूविंग टू नेक्स्ट, इंटर नेटवर्किंग क्या होता है ना? 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क्स को जब हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, किनके थ्रू? जो हमारे पास राउटर लगा रहता है, गेटवेज होते हैं, है ना? ताकि क्यों करते हैं कम्युनिकेट? ताकि डेटा इधर से उधर एक्सचेंज हो पाए, है ना? किसी भी कॉलेज में अगर लोकल एरिया नेटवर्क है, तो उससे क्या होता है? इंटरनेट के थ्रू उसे वाइड एरिया नेटवर्क भी करा जा सकता है ना? मतलब अंडरस्टैंड दिस वे, किसी भी कॉलेज में अगर कोई भी लोकल एरिया नेटवर्क है तो वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड किसके थ्रू है? वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब अगर किसी एक एचओडी के कैबिन में इंटरनेट चल रहा है ना? तो वो कॉलेज का एक पर्टिकुलर सर्वर होगा जिससे ये सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क को अगर हमें कनेक्ट करना है डिवाइसेस को, राउटर या मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क को अगर हमें कनेक्ट करना है, किनको यूज़ करके? डिवाइसेस यूज़ करके, जैसे राउटर, मॉडेम, नेट, है ना? ये सब यूज़ करके, ताकि डेटा को एक्सचेंज कर सके, डेटा को कम्युनिकेट कर सके। इसके लिए क्या यूज़ होता है? इंटर नेटवर्किंग, है ना? जो लार्ज कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं, बहुत बड़े-बड़े, जैसे वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे आज ऑफिसेज़ में, है ना? तो उनमें क्या यूज़ होता है? इंटर नेटवर्किंग यूज़ होती है। मतलब एक या एक से ज़्यादा नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं ना? तो लार्ज कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना है, छोटे-छोटे इंडिविजुअल नेटवर्क से, तो हम क्या कर सकते हैं? सबको आपस में कनेक्ट करके बड़ा बना सकते हैं। इंटर नेटवर्किंग कितने तरीके की होती है? 5 तरीके की होती है। एक होती है लोकल इंटर नेटवर्किंग, जहाँ पे छोटी-सी बिल्डिंग में, जैसे हमारे कॉलेज में नेटवर्क कनेक्टेड होता है, अलग-अलग कंप्यूटर्स या अलग-अलग नेटवर्क कनेक्टेड होता है राउटर्स या स्विचेस के थ्रू। कंप्यूटर लैब एक एग्जांपल है कि कंप्यूटर लैब में एक ही नेटवर्क पे इंटरनेट स्टार्ट कर दिया गया राउटर लगा के, और वो सारे कंप्यूटर्स में कनेक्ट हो जाता है। रिमोट नेटवर्किंग होता है, मतलब अलग-अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे एक ही पर्टिकुलर नेटवर्क को यूज़ करके हम एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट का, है ना? तो जैसे फॉर एन एग्जांपल, वाइड एरिया नेटवर्क राउटर, जैसे कोई भी हेड ऑफिस है दिल्ली में, उसकी कोई भी ब्रांच इंदौर में कनेक्टेड है, इंदौर में कनेक्टेड है, दिल्ली से इंदौर में कनेक्टेड है, तो वो कैसे हुआ? रिमोटली, मतलब दिल्ली वाली चीज इंदौर में भी है, ठीक है? देन आता है इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है? वो प्राइवेट नेटवर्क जो छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है ना, जैसे फायरवॉल राउटर्स यूज करके किसी भी कॉलेज की इंटरनल वेबसाइट है, जैसे अगर आपके कॉलेज की इंटरनल वेबसाइट है, तो वो कौन एक्सेस कर सकता है? जितने बच्चों को सिर्फ उसका एक्सेस दिया और उनके पास उसके क्रेडेंशियल्स है। एक्स्ट्रानेट मतलब कि आउटसाइडर्स को भी उसका एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि क्लाइंट्स, वेंडर्स, है ना? किसके थ्रू? वीपीएन गेटवेज के थ्रू। जैसे किसी भी अगर कंपनी में किसी क्लाइंट को किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का एक्सेस चाहिए, तो उसको वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो एक्स्ट्रा नेट होता है ना, एक्स्ट्रा यूजर को प्रोवाइड किया। इंटरनेट तो बेटा आप सबको पता ही होगा, वो सिस्टम जो मिलियंस ऑफ नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। किसके थ्रू कनेक्ट करता है? राउटर्स, गेटवेज, आईएसपीज, मोडेम, है ना? जो हम ब्राउजिंग करते हैं, गूगल, यूट्यूब, ये कैसे होती है? बहुत सारे नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट करके जो हमें पेश करता है, वो इंटरनेट होता है। आई होप बेटा ये क्लियर होगा। एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है, बट आपकी यूनिट में तो मैंने ये आपको करवा दिया। देन बेटा बहुत अलग अलग तरीके के नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं जो हैं सिलेबस में, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबको मैंने शॉर्ट में बता रखा है। आप अगर आता भी ऐसे तो इतना नहीं पूछा जाता नेटवर्क डिवाइसेस, बट फिर भी एक बार सबकी डेफिनेशन देख लो। हब क्या होता है? जो कंप्यूटर्स को किसी भी लोकल एरिया में कनेक्ट करता है। जैसे अगर बैंक में एक हब होता है जिसके ऊपर जो एक मेजर नेटवर्क होता है, जो क्या करता है? बाकी सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है ना, ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल पोर्ट्स, मतलब एक जगह से डेटा सारे अलग-अलग पोर्ट्स में जा रहा है। तो एक जो मेजर, मतलब वो डेटा या नेटवर्क को होल्ड करता है, ताकि जितने भी उस एरिया में कंप्यूटर्स है वो उससे कनेक्ट हो पाए ना, कनेक्ट सारे कंप्यूटर्स को करता है। फिर स्विच क्या होता है? स्विच वो चीज़ होती है जो लोकल एरिया नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेज़ हैं आपस में, तो वो कैसे कनेक्ट होंगे? एक स्विच के थ्रू कनेक्ट होंगे, है ना? तो वो डेटा किनको भेजता है? जिस स्विच का मैक एड्रेस डला हुआ रहता है, ठीक है? देन राउटर्स क्या होते हैं? ये तो बेटा सबको पता है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें राउटर की यूज़ होती है। ब्रिज क्या होता है? 2 लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट करता है। जैसे अगर एक ही बैंक की ब्रांच 2 जगह पर है ना? एक इंदौर में और एक उज्जैन में, और उन दोनों लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करना है, तो वी विल यूज़ ब्रिज फॉर दैट, है ना? ये क्या करता है? फ़िल्टर करता है और फॉरवर्ड करता है ट्रैफिक जो उसके मैक एड्रेस पे होता है। तो मतलब जो भी रास्ते में ट्रैफिक है उसको हटाता है और लोकल एरिया नेटवर्क को फास्ट वे में कनेक्ट करता है।
दो डिफरेंट नेटवर्क को अगर कनेक्ट करना है, जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारा जो नेटवर्क है उसको यूट्यूब के नेटवर्क से कनेक्ट करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यूट्यूब यूज करते हैं, ठीक है। तो कनेक्ट्स टू डिफरेंट नेटवर्क, तो ये क्या करता है, प्रोटोकॉल जैसे ही हम यूट्यूब की लिंक को प्रेस करते हैं तो वो क्या करता है, पूरा प्रोसेस फॉलो करता है पीछे, फिजिकल लेयर के थ्रू प्रोटोकॉल भेजता है। अभी आपको बेटा जब टीसीपी आईपी समझोगे ना ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आज की दुनिया में वही चल रहा है। मॉडेम बेटा ये तो सबके घर पे लगा है, एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और हम इससे इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस पॉइंट क्या होते हैं, वायरलेस एक्सेस होता है लोकल एरिया नेटवर्क पे ना, जिसपे कोई भी वायर या कनेक्शन नहीं रिक्वायर्ड है। रिपीटर, अगर कोई भी नेटवर्क का सिग्नल बहुत ज्यादा वीक है, जैसे बोलते हैं ना कि रिपीटर्स लगा देते हैं, तो बड़े बड़े ऑफिस में रिपीटर लगे रहते हैं कि नेटवर्क के सिग्नल को बूस्ट करने के लिए। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बेटा जैसे जियोफाई आया था, सेम वे में किसी भी हार्डवेयर कार्ड होता है एक डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। फायरवॉल क्या होता है, नेटवर्क के ऊपर जो उल्टी सीधी चीजें, वायरसेस, एंटी वायरसेस, वॉर्म्स, ये उल्टी सीधी चीजें, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये देखते हुए नेटवर्क का ट्रैफिक, मतलब उल्टी सीधे जो अजीब अजीब सॉफ्टवेयर है, मालवेयर है ना, वॉन्स और ये सब ना आए, तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ब्राउटर मतलब ब्रिज और राउटर का कॉम्बिनेशन, मतलब वो राउटर का भी काम करता है और ब्रिज का भी करता है। प्रॉक्सी सर्वर मतलब किसी भी यूजर और इंटरनेट के बीच में इंटरमीडिएटरी एक्ट करता है ना, एक्सेस प्रोवाइड करना, स्पीड, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। देन सीएसयू और डीएसयू ये क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट, जो डिजिटल डेटा होता है जितना भी है ना, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सीरियल लाइंस में कन्वर्ट करते हैं डिजिटल डेटा को, ठीक है। किसमें, वाइड एरिया नेटवर्क्स में यूज होते हैं, ताकि जैसे कि ऑफिसेज, बैंक्स, बड़े बड़े जो पे बहुत ज्यादा बड़ा नेटवर्क है वहां। लोड बैलेंसर मतलब जो भी ट्रैफिक आ रहा है नेटवर्क पे, ताकि स्लाइड जितनी भी साइट्स लोड हो रही है वो स्लो डाउन ना हो, तो उसको मल्टीपल सर्विस सर्वर्स पे लोड को बैलेंस करता है, ताकि जो ट्रैफिक है वो सर्वर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ऐसा ना हो कि एक ही सर्वर पे ट्रैफिक हो तो वो वेबसाइट लोड ही नहीं होगी, कितनी जल्दी हम प्रेस करते हैं और हमारा खुल जाता है, तो वो सर्वर पे ट्रैफिक को बैलेंस करता है। क्लाउड कंट्रोलर मतलब क्लाउड कनेक्टेड जो एपीज और डिवाइस होते हैं उनको मैनेज करता है। बेटा ये पूछा नहीं जाता, बट फिर भी मैंने आपको एक नॉलेज के लिए बता दिया है ना बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, ये जरूर पूछा जाएगा, टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल। जैसे ओएसआई में कितनी 7 लेयर्स थी, इसमें इतनी 7 लेयर्स नहीं होती है। ये क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी मींस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब अलग अलग प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब रूल, अलग अलग रूल्स को अलग अलग लेयर पे यूज करके कैसे डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे भेजा जाता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज टीसीपी आईपी मॉडल। इसमें कितनी 4 लेयर होती है ना, नेटवर्किंग के लिए और इंटरनेट के लिए। किसने डेवलप किया था, यूएस में डेवलप किया गया था, ताकि रिलायबल और फ्लेक्सिबल नेटवर्क पे कम्युनिकेशन हो सके। ये प्रोटोकॉल बेस्ड होता है, इसमें रूल्स होते हैं, मतलब हर लेयर पे मल्टीपल प्रोटोकॉल्स होते हैं कम्युनिकेशन को करने के लिए, है ना। ये ज्यादा प्रैक्टिकल और वाइडली यूज्ड है ओएसआई मॉडल से। ओएसआई एक थ्योरेटिकल मॉडल है, और ये वाला जो मॉडल है यही यूज होता है इंटरनेट पे। मतलब आज की तारीख में अगर हमने अभी कुछ भी क्लिक किया तो पीछे बैकग्राउंड में टीसीपी आईपी मॉडल रन करता है, वहां से डेटा लेके आता है और हम तक पहुंच जाता है। इसका भी बेटा डायग्राम ये जरूर बना के आना कि सबसे पहले होस्ट कौन है, अपन, होस्ट टू नेटवर्क, नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये 4 लेयर होती है। यहाँ नीचे से स्टार्ट होता है, मैं आपको इसकी सारी लेयर समझा देती हूँ। देखो, नेटवर्क एक्सेस लेयर ये क्या होती है, ऑल्सो कॉल्ड लिंक या होस्ट टू नेटवर्क लेयर। ये क्या करती है, फिजिकल डेटा ट्रांसमिशन करती है, डेटा का किसी भी नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। हार्डवेयर के साथ डील करती है, जो भी डेटा हम दे रहे हैं कंप्यूटर को, सेंड और रिसीव करती है डेटा को। एरर डिटेक्शन करती है, जैसे अगर हम गूगल पे कुछ गलत लिखते तो हमें बाद में बताने का, जल्दी से पहले ही बता देती कि योर सर्च इज रॉन्ग, है ना। और ये देखती कि डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा बिट्स के फॉर्म में, ठीक है। इथरनेट, वाईफाई, एआरपी, फ्रेम रिले, ये सब क्या है, इसके कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं, इन्हीं रूल पे वर्क करती है। इसके फीचर्स क्या है, मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करती है, जैसे ही हमने कोई भी कमांड दिया जाके देखती है कि उस एड्रेस को मैच कर रहा है, राउटिंग नहीं होती। इसका एनआईसी के साथ इंटरफेस होता है, और फिजिकल और डेटा लिंक दोनों को एक साथ इंक्लूड कर लेती है। तो जैसे आईएसआई में या ओ, है ना, ओएसआई मॉडल में क्या था कि जो नेटवर्क लेयर थी वो अलग थी, और फिजिकल और डेटा अलग अलग थी, है ना। तो इसमें नेटवर्क ने क्या करा, फिजिकल और डेटा को अपने साथ जोड़ लिया। देन आती है इंटरनेट लेयर, ये क्या करती है, इंटरनेट के ऊपर पैकेट्स को सोर्स डेस्टिनेशन से जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक अलग अलग नेटवर्क पे पहुंचाने का काम करती है ना। ये एड्रेसिंग करती, लॉजिकल आईपी एड्रेस किस
किस आईपी एड्रेस पे कौन सा डिटेल देनी है। राउटिंग पैकेट्स को राउट करती है, पैकेट को फ्रेगमेंट छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करती है और कोई भी एरर होता है उसको रिपोर्ट करती है। ठीक है, इंटरनेट लेयर में IPv4 और IPv6 आता है। ठीक है, बस IPv4 और IPv6 लिखोगे इतना ही काफी है। हर डिवाइस को आईपी एड्रेस मिलता है। आज हम कुछ भी सर्च करते हैं आईपी एड्रेस मिलता है। राउटर्स होते हैं यहाँ पे मेन काम करते हैं और ये बेस्ट पाथ प्रोवाइड करती है और इसकी रिलायबिलिटी बेस्ट पार्ट मतलब फॉर एन एग्जाम्पल कुछ भी सर्च करने का जल्दी से इतनी क्विकली काम करती है फटाफट से। कौन सा बेस्ट पार्ट है, बेस्ट पाथ है, सॉरी बेटा पाथ, बेस्ट पाथ है वो ढूंढ के आती है यूजर के लिए। देन होती है ट्रांसपोर्ट, इसके तो नाम से ही समझ में आ रहा है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन करती है डिवाइसेस के बीच में। डेटा को छोटे छोटे फॉर्म सेगमेंट में कन्वर्ट करती है, फ्लो को कंट्रोल करती है, एरर को चेक करती है और जो भी डिलीवरी रिलायबल है अनरिलायबल है उनको देखती है। कौन से प्रोटोकॉल्स यूज करती है, TCP और UDP। ठीक है, TCP कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है और UDP स्पीड के लिए कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, पोर्ट्स को एड्रेस करती है और अलग अलग सेशंस को मेंटेन करती है। अब जो सेशन वाली लेयर थी ना वो इधर भी ट्रांसपोर्ट में आ जाती, देख रहे हो उधर की सेशन इधर आ गई और नेटवर्क में 2 लेयर आ गई, तो ऐसे ही 4 बन गई। अब यूजर के बीच में और नेटवर्क के बीच में इंटरफेस कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर। HTTP कुछ भी सर्च करना, ईमेल, फाइल ट्रांसपोर्ट, रिमोट लॉगिन करना, डेटा को एनकोड करना, डिकोड करना, डायलॉग कंट्रोल करना, एंड यूजर एप्लीकेशन को सपोर्ट करना, इन सारी लेयर्स के थ्रू ये एप्लीकेशन लेयर करती है। HTTP, FTP, SMTP ये प्रोटोकॉल यूज करती है, सॉफ्टवेयर एप्स के साथ काम करते हैं। कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे तो वो कैसे होता है, हमने कमांड दी नेटवर्क लेयर पे गए, उसने देखा सब कुछ ठीक है, फिर इंटरनेट से उसे अलग अलग पैकेट्स में कन्वर्ट किया, ट्रांसपोर्टेड से डेटा ट्रांसमिट हुआ और हमारे पास कैसे आया, थ्रू सॉफ्टवेयर एप्स। प्रोटोकॉल बेस्ड होती है, यूजर के सबसे क्लोज होती है और OSI की टॉप 3 लेयर्स को इंक्लूड करती है। आई वो बेटा ये क्लियर होगा। नाउ क्या होता है, मेरिट्स TCP IP मॉडल के रियल वर्ल्ड मॉडल होता है, मतलब आज की तारीख में यूज है, स्केलेबल है, इसको बढ़ा जा सकता है, लार्ज नेटवर्क को सपोर्ट करती है और इस पे यूजर्स ग्रो हो रहे हैं डे बाय डे। जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फ्लेक्सिबल भी होते हैं और ये एक साथ बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करती है। इंटर ऑपरेटेबिलिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ये वर्क कर सकती है। और जो कम्युनिकेशन होता है ना, एक्यूरेट डिलीवरी प्रोवाइड करती है डेटा की और इंश्योर करती है कि किसी भी नेटवर्क के ऊपर रिलायबल कम्युनिकेशन है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये कुछ भी सर्च हुआ है ना और वो विद एरर्स के साथ आया। अगर एरर रहता है तो रीट्रांसमिशन मतलब वापस से भेजती है और एरर फ्री डेटा देती है। इसके डीमेरिट्स क्या है, इसकी लेयरिंग्स जो होती है वो अनक्लियर होती है। ठीक है, बाउंड्रीज बिटवीन लेयर्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड। एग्जांपल, एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो एसआई मॉडल की टॉप 3 लेयर्स को इंक्लूड कर लेती है। इसका कोई सर्विस का स्टैंडर्ड नहीं है, सर्विसेज को इजीली डिफाइन, इंटरफेसेस को, प्रोटोकॉल्स को नहीं करती, हर तरीके के नेटवर्क के लिए नहीं सूटेबल है। अगर छोटे नेटवर्क पे बात करनी है तो हमें इतने फास्टर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क्स पे ही यूज हो सकती है। डेटा लिंक और फिजिकल लेयर्स को हम इस पे सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एक ही साथ नेटवर्क लेयर में अवेलेबल है। और ये लेयर पूरी की पूरी प्रोटोकॉल डिपेंडेंट है, मतलब रूल डिपेंडेंट है ना, आईपी एड्रेस पे डिपेंड करती है। जैसे एड्रेस है ना, इसमें मतलब एड्रेस के लिमिटेशंस होते हैं, जैसे एड्रेस एग्जॉस्ट हो जाता है IPv4 में, ये एक तरीका प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉलिंग में ये मतलब पूरी पूरी प्रोटोकॉल डिपेंडेंट है। डेटा एग्जाम में जरूर आएगा OSI और TCP के बीच का डिफरेंस है ना, इसीलिए बहुत इजीली यहाँ दिया गया। इसमें 7 लेयर होती, 4 लेयर होती, बता चुकी, ये ISO ने बनाया है और ये डारपा ने बनाया। ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है, वाइडली यूज नहीं होता है, प्रैक्टिकल मॉडल है, रियल वर्ल्ड इंटरनेट भी यूज होता है। इसमें सेपरेशन क्लियर होता है लेयर्स का, इसमें नहीं होता। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन एक लेयर होती है, नेटवर्क के अंदर ही फिजिकल और डेटा लेयर आ जाती है। इसमें सर्विसेज, इंटरफेस और प्रोटोकॉल क्लियरली डिफाइंड होते, इसमें नहीं डिफाइंड होते। ये प्रोटोकॉल इसमें जनरल बस गाइडलाइन होती है, लेकिन ये पूरी की पूरी प्रोटोकॉल डिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है, और प्रोटोकॉल इसमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड रहते हैं। ये फ्लेक्सिबल नहीं होती इतनी और हार्डर टू इम्प्लीमेंट है, ये फ्लेक्सिबल है और इजियर टू इम्प्लीमेंट है। ये डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल्स है TCP, IP, HTTP, ये इसके रियल प्रोटोकॉल से जो इसमें यूज होते हैं। आई होप बेटा ये डिफरेंस क्लियर होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है ना, कोई पास्ट ईयर के पेपर्स में खुद दिखाऊंगी।
बेटा इंटरनेट ऐसा शायद ही यहाँ कोई होगा जिसको नहीं पता होगा। इंटरनेट क्या है? वो नेटवर्क है जहाँ हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके। लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, आज आपको इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है तो इंटरनेट चाहिए, यूट्यूब देखना है तो इंटरनेट चाहिए। इस दुनिया का कोई भी काम आज बिना इंटरनेट के पॉसिबल नहीं है। इंटरनेट इज़ एन ऑक्सीजन टू ह्यूमन फॉर्म। तो एक ग्लोबल नेटवर्क है जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स आप एक साथ इंटरकनेक्टेड है और वो एक साथ बहुत थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड तो बहुत छोटा वर्ड बोलते हैं, मतलब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं। किस लिए? नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं, वेबसाइट्स देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ डिवाइसेस को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करती है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे डिपेंड करता है। और कौन-कौन से वेब ब्राउज़र्स क्रोम, फायरफॉक्स इनको यूज़ करती है डेटा को एक्सेस करने के लिए और रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। मतलब जैसे चैट करना है, वीडियो कॉल करना है, ये इमीडिएट है, रियल टाइम है। इसके एप्लीकेशन बेटा कम्युनिकेशन में सबको पता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एजुकेशन में सबको पता है, ऑनलाइन लर्निंग, ई-कॉमर्स मतलब गुड्स को सेल करना या बेचना। बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस करने के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मूवीज, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स देखने में, सोशल नेटवर्किंग सबको पता है, रिसर्च और डेवलपमेंट में अगर कोई सी भी चीज की रिसर्च करनी है तो डेटा सारा इंटरनेट से निकाला जाता है। रिमोट वर्क करने में आज बहुत ईजी है। ऑनलाइन सर्विसेज जैसे टिकट बुक करनी है, फूड ऑर्डर करना है, इन सब में और हेल्थ की सर्विसेज में ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन इसमें यूज होती है। बेटा आई होप ये समझाने की जरूरत नहीं है। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, डब्ल्यू जो बचपन से बेटा कंप्यूटर में शॉर्ट नोट लिखने के लिए सबको आ ही रहा होगा, वो क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली क्या होता है? बहुत सारी वेबसाइट, मतलब एक ऐसी लाइब्रेरी जहां बहुत सारी वेबसाइट एक साथ इकट्ठा है और जैसे उन पे यूजर सर्च करता है तो वो उसे मिल जाती है इस दुनिया में कहीं से भी। मतलब जैसे गूगल है, गूगल के डब्ल्यू में इतनी वेबसाइट स्टोर्स है, जैसे ही हम कुछ भी सर्च करते हैं वो इन्फॉर्मेशन दे देती है ना? तो इंटरनेट पे जैसे ही कुछ भी सर्च करते हैं तो वो क्या करता है, जो भी हम सर्च करते हैं उसको उस लाइब्रेरी में जाके ढूंढता है और हमें दे देता है। तो मतलब बहुत सारे वेब पेजेस जहाँ एक साथ इंटरलिंक्ड हो एक के बाद एक, उसे हम डब्ल्यू कहते हैं। और जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? मल्टीमीडिया, एनिमेशन, जितना भी कंटेंट हमें चाहिए, डेटा हमें चाहिए इंटरनेट के थ्रू, वो हमें वेब ब्राउजर के थ्रू इन वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ वेब, मतलब जो एक होता है ना मधुमक्खी का वेब, एक जाला जिसमें सब कुछ स्टोर्ड है, सारी वेबसाइट, सारे वेब पेजेस स्टोर्ड है ना? तो वो डब्ल्यू इस पे बेटा शॉर्ट नोट आ सकता है, मैं आपको दिखाऊंगी आया है, इसलिए मैंने इस पे 7 पॉइंट्स लिख दिए। आप अपनी तरफ से बढ़ा के भी लिख सकते हो, बट जस्ट टू एक्सप्लेन इजी। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। इट वाज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स। इंटरनेट नहीं होता, लेकिन जो इंटरनेट पे सर्विस होती है वो थ्रू डब्ल्यू ही प्रोवाइड करती है। तो जो सर्विस डब्ल्यू होती है वो इंटरनेट पे रन करती है, ये वेब ब्राउजर्स को यूज करती है, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, ये माइक्रोसॉफ्ट एज। क्यों क्यों यूज करती है? क्योंकि उसे वेबसाइट के यूआरएल पेजेस को एक्सेस करना होता है, मतलब बहुत सारी वेबसाइट इसमें स्टोर्ड है। जो भी डब्ल्यू में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है किस फॉर्म में होती है? वेब पेजेस के फॉर्म में स्टोर होती है, एचटीएमएल एड्रेस के थ्रू। कम्युनिकेशन जितना भी होता है वो किसके थ्रू होता है? एचटीपीपी, एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल्स को यूज करके। देखते हो ना, हर वेबसाइट इसी वर्ड से स्टार्ट होती है। वेबसाइट होस्ट की जाती है जो वेब सर्वर्स पे, एंड यूजर्स कैन एक्सेस देम बाय ब्राउजर। मतलब डब्ल्यू पे वेबसाइट्स को होस्ट किया जाता है, एक सर्वर होता है, राइट? जब बोलते हैं गोडैडी से सर्वर खरीद लिया, तो वो सर्वर क्या है? वो सर्वर जाके कहाँ स्टोर होते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब में। और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में, है ना? तो क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी जो बहुत सारी वेबसाइट कंटेन करती है, जो हम वर्ल्ड में कहीं से भी किसी भी जगह से थ्रू इंटरनेट या ब्राउजर यूज कर सकते हैं। बेटा ई कॉमर्स मतलब जो हम आज मिंत्रा से शॉपिंग कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे हैं, ये सब क्या है? ई कॉमर्स है। मतलब कोई सा भी गुड्स इंटरनेट से खरीदना या बेचना, या कोई भी सर्विस इंटरनेट के थ्रू खरीदना या बेचना, उसे हम कहते हैं ई कॉमर्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, है ना? जैसे शॉपिंग, पेमेंट, ऑर्डर, कस्टमर सपोर्ट, जितना भी इलेक्ट्रॉनिकली काम हो सकता है इंटरनेट के थ्रू बिना फिजिकल किसी भी शॉप पे जाए, उसे हम कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन सर्विस, इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज करके, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, आज तक तो बैंक जाने की जरूरत पड़ती नहीं, टिकट बुकिंग, ये सब ई कॉमर्स है। किस किस टाइप के होते हैं? बी टू सी, जैसे बिजनेस टू कस्टमर, अमेजोन क्या है? बिजनेस है, और किस तक आ रहा है? कस्टमर। बी टू बी है ना, बिजनेस टू बिजनेस, जैसे अमेजोन अलग अलग जो होलसेलर से कनेक्ट कर रहा है वो बिजनेस टू बिजनेस। सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर, जैसे ओ एल एक्स, हमें कुछ भी बेचना है। सी टू बी मतलब कस्टमर टू बिजनेस, जैसे फ्रीलांसर्स जो काम करते हैं ऑनलाइन। क्या बेनिफिट होते हैं? टाइम सेव करता है, हमें कहीं से भी किसी भी टाइम 24/7 एक्सेस कर सकते हैं और जाने की जरूरत नहीं है ना? इसकी टेक्नोलॉजी का होती, कुछ किसी की वेबसाइट्स होते हैं, मोबाइल ऐप होती है ना?
पेमेंट गेटवेज होते हैं जैसे पेटीएम और ईमेल मार्केटिंग होती है, चैटबॉट्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, जोमेटो, स्विगी, आईआरसीटीसी ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की एग्जाम्पल है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, छोटे छोटे बिजनेसेस को इंटरनेट पे ग्रो करने के लिए, लार्जर ऑडियंस मिलने के लिए, बूस्ट करने के लिए इकोनॉमी को, और डिजिटल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए ई कॉमर्स यूज होता है। तो बेटा इस पे भी 7 पॉइंट आ सकते हैं, शॉर्ट नोट में लिख सकते हो। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है? कंप्यूटर सिक्योरिटी सिक्योरिटी मतलब हमें अपने कंप्यूटर को आने वाले किसी भी थ्रेट से बचाना है, जैसे कि कोई भी वायरस, कोई भी हैकिंग, कोई भी चीज जो अनऑथोराइज्ड है, जो सेफ नहीं है यूज करना, कोई सा भी साइबर अटैक, उससे हमें अपने कंप्यूटर को बचाना है। जैसे डेटा है ना, जो भी उसमें स्टोर्ड है, ये सब कुछ हमें किसी भी तरीके के साइबर अटैक से बचाने को हम कहते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी। इसको साइबर सिक्योरिटी भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी बोलते हैं। मतलब कंप्यूटर को सिक्योर रखना है, नेटवर्क को सिक्योर रखना है, सॉफ्टवेयर डेटा को, ताकि हैकर्स, वायरस या साइबर क्राइम्स नहीं हो सके। ये डेटा के ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी रखना, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन की विद पर्टिकुलर सिक्योरिटी मेंटेन करना इज इम्पोर्टेंट। अगर ताकि हैकर्स, वायरसेस और ये हमारे सिस्टम और डेटा को खराब ना कर सके, इसलिए कंप्यूटर की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें उसके हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। जैसे कोई भी वायरस आ जाता है तो हम क्या एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारा लैपटॉप खराब ना हो। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सो बेटा हम थे कहाँ पर? सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो होते हैं उनमें हम फायरवॉल होता है, नेटवर्क पे फायरवॉल होता है, ताकि हमारे सॉफ्टवेयर और नेटवर्क पे जो भी डेटा आ रहा है वो ऐसा ना आए कि हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में वायरसेस आए और फाइल्स और इंफॉर्मेशन को हम एन्क्रिप्शन के थ्रू या उस पे पासवर्ड्स ला के प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अलग-अलग तरीके के सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं? वायरस आना, वर्म्स आना, ट्रोजन्स आना, हैकर्स, ये सब हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। अब साइबर सिक्योरिटी को अफेक्ट कौन करता है? मालवेयर। मालवेयर क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो इसीलिए डाले जाते हैं सिस्टम में जो ताकि यूजर का डेटा को डैमेज कर सके, हैकर्स के द्वारा उसे हार्मफुल प्रोग्राम्स इंस्टॉल कर सके और डेटा को स्टील करना, खराब करना बिना यूजर के अटेंशन के। बेटा एग्जाम में क्या आता है? वॉर्म्स पे, वायरस पे, इन पे शॉर्ट नोट आ सकते हैं, इसीलिए मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप इनको याद कर सकते हो। वॉर्म क्या होता है? एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। जैसा एक कोरोना वायरस क्या था? सेल्फ रेप्लिकेट करके सबने फैलता जा रहा था, तो ये कंप्यूटर का वायरस ऐसा, मतलब वायरस नहीं, वॉर्म है जो सेल्फ रेप्लिकेट करके और अकेले ही बिना यूजर की फाइल को, बिना यूजर के एक्शन के फैलता जाता है। इसमें कोई भी होस्ट फाइल की जरूरत नहीं, खुद को अपने आप में रिपीट करता जाता है। कोई सी भी फाइल को बिना अटैच करे या प्रोग्राम को अटैच करे, ये डायरेक्ट ईमेल या नेटवर्क के थ्रू फैलता है। इसका इफेक्ट क्या होता है? ये सिस्टम को डाउन कर देता है। हम बोलते हैं ना हमारा सिस्टम स्लो हो गया, बैंडविड्थ खा जाता है सिस्टम की और नेटवर्क्स को क्रैश कर देता है। जैसे ये देखो अलग अलग तरीके के वर्म्स होते हैं जो इंटरनेट को स्लो डाउन प्रोवाइड कर देते हैं ना। देन वायरस क्या होते हैं? वायरस तो बेटा आपको पता ही है, कोरोना वायरस हमारे जीवन में आया था, वैसे ही एक मेलिशियस प्रोग्राम होता है जो अपने आप को अटैच करके किसी भी फाइल में या प्रोग्राम में स्प्रेड होना शुरू कर देता है। फाइल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं? होस्ट के प्रोग्राम को नीड करते हैं रन करने के लिए। जैसे ही होस्ट उस फाइल को खोलता है या रन करता है, ये स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। यूएसबी के थ्रू अगर मान लो किसी के यूएसबी में कोई वायरस और हमने जैसे ही लगाई अपने में, तो ये फैलना स्टार्ट हो गए। इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड हो सकते हैं। ये क्या करते हैं? फाइल को करप्ट कर देते हैं, डेटा को डिलीट करने में मजबूर कर देते हैं और कंप्यूटर के सिस्टम को क्रैश कर देते हैं। इसके भी बेटा कुछ एग्जांपल्स है, जैसे क्रिप्टो लॉकर एक फेमस वायरस था। देन अनदर टाइप ऑफ मालवेयर होता है ट्रोजन्स। ट्रोजन्स क्या होते हैं? ऐसा लगता है कि यूजफुल सॉफ्टवेयर है बट सीक्रेटली वो आपके पीछे का डेटा खा रहे हैं अपने बुरे बुरे एक्शन से। ये डिस्गस्ड मालवेयर है जो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करते और सेल्फ स्प्रेड नहीं होते। इनका स्प्रेड कैसे होता है? अननोइंगली, मतलब गलती से हमने कोई उल्टा सीधा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया इंटरनेट पे और अगर ये उसमें है पीछे तो ये हमारी 12 बजा देंगे। ये आपके पासवर्ड को स्टील करने के लिए कितनी बार हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट हैक हो जाता है, बस ये वही है ना। कोई लिंक आती है जिसको हम करते हैं और गया सब कुछ। फेक गेमिंग या फ्री सॉफ्टवेयर जो आपकी बैंक की डिटेल्स, इंस्टाग्राम की डिटेल ले सकता है। स्पाइडर मतलब जो आप पे कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग कर रहा है, मतलब किसी भी यूजर की एक्टिविटी को, जैसे हैकर्स होते हैं ना स्पाईवेयर यूज करते हैं, किसी की भी एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। ये मॉनिटरिंग मालवेयर होते हैं जो क्या करते हैं? यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए, जैसे बोलते हैं ना लोगों के साथ कैसा मनी साइबर फ्रॉड हो गया, मनी उनकी कट गई बैंक से, तो वो किसके थ्रू हुआ? स्पाईवेयर्स के थ्रू, है ना। फ्री सॉफ्टवेयर में हिडन होते हैं, ईमेल अटैचमेंट्स में होते हैं या फेक डाउनलोड्स में होते हैं और क्या करते हैं? यूजर की 12 बजा देते हैं। बेटा बोला जाता है ना कि अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डेटा, इनसे ये स्प्रेड होते हैं कि मतलब ये जब हम शेयर करते हैं, ये वाली एक्टिविटी हम करते हैं तो उनके थ्रू ये इन तक पहुंच जाती है। स्पाई मतलब कंटिन्यूअसली नजर रख रहे हैं कि किसने क्या कुछ शेयर किया, तो वहां से ये सब ये चुरा के और हमारी 12
बजाते थे, ठीक है? और देन बेटा ये एक समरी टेबल है क्विक कि बेटा किसको होस्ट की ज़रूरत है, कौन अपने आप स्प्रेड होता है, कौन हिडन होता है और क्या उसका एक्शन होता है। अगर किसी को ये पूरे-पूरे 7 6 5-5 पॉइंट्स नहीं याद कर ले और ये टेबल याद कर ले तो वो अपने वर्ड्स में क्विकली लिख सकता है। एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर एंटी मतलब जो हमें बुरे स्पाई से बचाते हैं, जो हम इंस्टॉल करके अपने सिस्टम को बचा सकते हैं। तो एंटी सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है जो डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है जितने भी बुरे स्पाईवेयर प्रोग्राम्स हैं जो हमारे सिस्टम को स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर होते हैं, मालवेयर नहीं होते, साइबर सिक्योरिटी की यूजफुल मतलब ये साइबर सिक्योरिटी के सबसे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। ये क्या करते हैं डिवाइस को स्कैन करते हैं कि इसमें कोई भी स्पाई सॉफ्टवेयर तो नहीं है और होता है तो उसको रिमूव कर देते हैं। इससे क्या होता है हमारा डेटा प्रोटेक्ट होता है, उल्टा सीधा डेटा इधर उधर स्प्रेड नहीं होता, हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस भी स्पीड अप होती है और ये हमारे डेटा को कहीं अननोइंगली शेयर नहीं करता। जैसे बेटा आप सबके कंप्यूटर्स में देखा होगा आपने इंस्टॉल होगा विंडोज डिफेंडर, है ना, स्पाई बॉट, सर्च एंड डिस्ट्रॉय, मालवेयर बाइट्स, ये इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। देन बेटा साइबर क्राइम क्या होता है इंटरनेट के ऊपर किया हुआ कोई सा भी क्राइम इलीगली बिना यूजर की इंफॉर्मेशन की उसका डेटा चुराना, उसके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना, पीपल को एक्सप्लॉइट करना, उनको उनके पैसे चुरा लेना किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर। अगर हमने कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी प्रोवाइड परफॉर्म की जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है उसे हम कहते हैं साइबर क्राइम। हैकिंग बेटा किसी के भी अननोइंगली किसी के भी कंप्यूटर का या किसी के भी सोशल मीडिया का पासवर्ड ले लेना, एक्सेस ले लेना इज हैकिंग। फिशिंग मतलब यूजर्स को फेक ईमेल, वेबसाइट, है ना, पे फेक मतलब उनसे उनकी इंफॉर्मेशन लेना और फिर उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन को, बैंक डिटेल्स को चुरा लेना। आइडेंटिटी आइडेंटिटी थ्रेट क्या होता है किसी और का आधार कार्ड, किसी और की बैंकिंग इंफॉर्मेशन यूज करके फ्रॉड करना है तो बेटा सबको पता ही हो ही रहा है। साइबर बुलिंग मतलब व्हाट्सएप सोशल मीडिया से किसी को भी थ्रेटन हैरेस करना। ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम बेटा अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना कि किसी को अपना कोड मत दो या लोगों के साथ जॉब के स्कैम्स होना या उनके पैसे चोरी कर देना, ओटीपी ना प्रोवाइड करें। ऑनलाइन वेबसाइट शॉप्स होती है ना बहुत छोटी छोटी ऑनलाइन इंस्टाग्राम की वेबसाइट्स होती है जिनसे हम ऑर्डर तो कर लेते हैं वो दिखाती तो कुछ और प्रोडक्ट और बेचती कुछ है। साइबर स्टॉकिंग मतलब किसी को भी साइबर मतलब ऑनलाइन फॉलो करना और उसकी बारह बजाते रहना और उसे हार्मफुल एक्शंस लेना, उसे हार्म करना, है ना। रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं क्रिमिनल लॉक योर कंप्यूटर फाइल एंड डिमांड पेमेंट मतलब आपकी सारी डेटा को उन्होंने लॉक कर दिया और अब वो क्या बोल रहे हैं पैसे दोगे तो ही ओपन करेंगे। देन होता है डिनायल ऑफ सर्विस मतलब किसी भी वेबसाइट या सर्वर को अटैक कर लेना, ओवरलोड कर लेना और उसको क्रैश कर देना ताकि वो उसके यूजर्स तक अनअवेलेबल हो जाए। सॉफ्टवेयर पायरेसी मतलब जो एनक्रिप्टेड फाइल हैं जिन जो कॉपीराइटेड फाइल हैं जिनमें कुछ अलग अलग तरीके के वायरस या वॉर्म्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों में बिना परमिशन और लाइसेंस के, है ना। जैसे किसी का कोई कंटेंट है जो क्या है कॉन्फिडेंशियल मार्क है लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन के बिना उसको इधर से उधर करना। डेटा ब्रीच मतलब किसी का भी डेटा चोरी कर लेना या उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लीक करना डेटा ब्रीच होता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मतलब डाउनलोडिंग और क्रिएटिंग इलीगल और अब्यूजिव कंटेंट चिल्ड्रन को लेके। और साइबर टेररिज्म मतलब इंटरनेट को यूज करके गवर्नमेंट की जो भी वेबसाइट्स और सिस्टम है टेरर परफॉर्म करने के लिए उनपे स्प्रेड करना। आई होप बेटा ये क्लियर होगा। देन डिनायल ऑफ सर्विस बेटा ये एक तरीके का साइबर क्राइम ही है जो आता है जिसका शॉर्ट नोट इसलिए मैंने इधर दिया है। क्या अटैक है जो क्या करता है वेबसाइट्स को और सर्वर को यूजर्स के प्रति अनअवेलेबल कर देता है। अटैकर्स क्या करते हैं किसी भी नेटवर्क को ओवरलोड कर देते तो ट्रैफिक क्लियर ही नहीं हो पाता तो यूजर तक जो भी वेबसाइट है लोड होके पहुंच ही नहीं पाती। वेबसाइट की परफॉर्मेंस को सॉरी लोड होने में उसकी परफॉर्मेंस को स्लो कर देता है और कंप्लीट सिस्टम को क्रैश कर देता है। ये डेटा स्टील नहीं करता लेकिन जितना भी डेटा है सर्वर के ऊपर उसको खराब कर देता है, सर्विसेज को डिस्टरप्ट कर देता है। डिनायल से ही समझो सर्विसेज को खराब करना। बहुत सारी मिलियन ऑफ फेक रिक्वेस्ट भेजना किसी भी वेबसाइट को, है ना, ताकि वो रियल यूजर्स को ब्लॉक कर दे। और ब्लैकमेल करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन हार्म करने के लिए डिनायल ऑफ सर्विस टाइप का जो साइबर अटैक है वो यूज होता है। देन आता है एक लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है एक कोड होता है जो किसी भी प्रोग्राम के अंदर हिडन होता है जो जैसे ही भेजा जाता है ना, जब भी कोई भी कंडीशन जैसे स्पेसिफिक डेट या यूजर के एक्शन को मीट करता है जैसे ही भेजा तो वो क्या करता है सिस्टम को क्रैश कर देता है, आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स को डिलीट कर देता है और आपका डेटा ले जाता है। ठीक है, तो जैसे एम्प्लॉयज होते हैं उनके थ्रू बनाया जाता है। और हिडन और ट्रिगर्ड जैसे ही जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक हिडन है वो ट्रिगर हो जाती है और उसको हमें मतलब
जैसे उस जो भी इसने किया पीछे बैकग्राउंड में उसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे अ कोड दैट इरेजेस ऑल द डेटा इफ अ पर्सन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सैलरी लिस्ट। तो लॉजिक बॉम्ब्स जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? यूज मेजरली कंपनीज में, ताकि जैसे ही पर्सन को सैलरी लिस्ट से हटाया तो उसका सारा का सारा डेटा इरेज हो जाए। देन बेटा है साइबर डिफॉर्मेशन। साइबर डिफॉर्मेशन क्या होता है? किसी की भी रेपुटेशन को ऑनलाइन खराब करना। जैसे बहुत सारे पेजेस एक्टर्स की डेफिनेशन को एक्टर्स की रेपुटेशन को, डेफिनेशन नहीं, रेपुटेशन को खराब कर रहे हैं, उसको बोलते हैं व्लॉगिंग। कंटेंट क्रिएटर वीडियो फेक प्रोफाइल से करते हैं, मेंटल स्ट्रेस देती है लोगों को, एक पनिशेबल ऑफेंस है ना। फेक न्यूज या एडिटिंग पोस्ट करना किसी भी चैनल के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में, तो आपने देखा ही होगा इंस्टाग्राम पे। देन बेटा कुछ सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, जैसे कि फायरवॉल जो लिए जाते हैं ताकि जो नेटवर्क है वो सिक्योर्ड रहे। तो फायरवॉल क्या है? एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो हमें मैलिशियस सॉफ्टवेयर या इंटरनेट ट्रैफिक से, किसी भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को इंटरनेट ट्रैफिक कंट्रोल करता है और उसे उल्टे सीधे अनऑथराइज्ड एक्सेस जो होते हैं वो पहले से उस नेटवर्क पे आने से पहले उन्हें ब्लॉक कर देता है। गेट कीपर होता है सारे गंदे गंदे मेलवेयर वायरसेस के लिए और इंटरनेट के लिए, ताकि कुछ भी उल्टा सीधा ना आए अंदर। और ये कैसे कॉन्फ़िगर करता है? अलाउ या डिनाय स्पेसिफिक ट्रैफिक। अपन बोलते हैं ना अपने मोबाइल में आता है कि आपको ये वाले अपने कॉन्टैक्ट्स अलाउ करने हैं, यानी ये एक तरीके का फायरवॉल की सेटिंग होती है। हैकर्स, वायरसेस और जो उल्टे सीधे मालवेयर है उनके प्रति हमें बचाता है ना। हार्मफुल वेबसाइट और अनवांटेड एप्स को ब्लॉक कर सकता है। फार्मिंग क्या होता है बेटा? फार्मिंग एक तरीके का साइबर अटैक होता है जो क्या करता है, रियल वेबसाइट से फेक वेबसाइट पे लोगों को भेजता है। देखा होगा आपने, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो हम खोलते हैं तो हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। डीएनएस सिस्टम को टारगेट करती है कि डोमेन नेम सिस्टम को। विक्टिम्स क्या होता है, गलती से गलत वेबसाइट पे अपनी सब चीजें एंटर कर सकता है और फिर आखिरी में वो सब यूज करके उनके डेटा को हार्म किया जाता है, उनकी आइडेंटिटी को हार्म किया जाता है, उनके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं और उनके पैसे ले जाते हैं और उनका उनके साथ आइडेंटिटी थेफ्ट भी होता है और उनका फाइनेंशियल फ्रॉड भी होता है ना। जैसे www.bank.com डाला तो अगर ये फेक बैंक वेबसाइट है तो ये आपकी 12 बजा सकती है, इसलिए ऐसा मत करना। देन कंप्यूटर के बेसिक एथिक्स क्या होते हैं? मतलब बेसिक एथिक्स या रूल ये होते हैं इंटरनेट के और कंप्यूटर और डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करने के, कि लोगों को किस तरीके से कंप्यूटर का यूज करना चाहिए और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, ताकि उनकी साथ कुछ गलत ना हो। हमें लोगों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी की भी इंफॉर्मेशन इधर से उधर नहीं करनी चाहिए। पायरस मतलब पायरेटेड सॉफ्टवेयर, गेम्स, मूवीज इनको डाउनलोड करना अवॉइड करना चाहिए। हैकिंग नहीं करनी चाहिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो किसी भी वेबसाइट पे, सर्वर पे, ईमेल पे, किसी का भी करना एक तरीके का साइबर क्राइम है। बेटा अपनी बंदी का इंस्टाग्राम ना लें अब आप। टेक्नोलॉजी को गुड वे में यूज किए ताकि प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, लर्न करे, लेकिन किसी भी उल्टे तरीके से नहीं करना चाहिए यूज। कॉपीराइट लॉज को फॉलो करना चाहिए, जैसे किसी का भी कंटेंट चोरी नहीं करना चाहिए जो आजकल कंटेंट क्रिएटर कर रहे हैं, है ना। ट्रुथफुल रहना चाहिए ऑनलाइन और अपने सिस्टम्स को अलग-अलग तरीके के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से अपडेटेड रखना चाहिए ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन इधर-उधर ना हो। देन बेटा साइबर लॉ क्या होता है? साइबर लॉ वो रूल और रेगुलेशन होता है जो गवर्नमेंट ने बनाया है ताकि जो भी लोग इंटरनेट, कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं उनका गलत तरीके से यूज ना करें, कोई भी साइबर क्राइम ना हो, ऑनलाइन उनकी प्राइवेसी मेंटेन्ड हो, उनकी प्रॉपर्टी, उनका डेटा कहीं ना जाए। एडवांटेजेस क्या होते हैं? साइबर क्राइम से बचाते हैं, ऑनलाइन सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, डिजिटली लोग ट्रस्ट कर सके ये मेंटेन करते हैं और ई बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। इनकी क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि इनसे एक लीगल प्रोटेक्शन है, लोग कोई भी एक्ट से पहले डरते हैं कि जेल में भेजा जाएगा। किसी के भी बिहेवियर को ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं। एथिकल यूज ऑफ नेटवर्किंग या नेटवर्क या इंटरनेट प्रमोट करता है और यूथ की और सोसाइटी की जितनी भी यूथ यूजर्स है, यंग यूजर्स है, उन्हें ऑनलाइन 12 बजने से बचाता है और हार्मफुल कंटेंट को उनके सामने आने से बचाता है। ठीक है? देन कम्स इंटरनेट पे फ्रॉड क्या होता है बेटा? ये तो आए दिन सबके साथ हो सकते हैं। इंटरनेट फ्रॉड मतलब इंटरनेट पे किसी के साथ ऐसी चीज हो गई, अनऑथराइज्ड एक्टिविटी हो गई, जैसे उनसे डेटा ले लिया गया, उनके इंफॉर्मेशन चोरी कर ली गई, उनसे पैसे ले लिए गए ना। फिशिंग, फेक ईमेल या वेबसाइट लेके डेटा को चोरी करना, ऑनलाइन शॉपिंग के कितने फ्रॉड बेटा, ये बहुत कॉमन चीज है। बस ये जो पॉइंट है ना ब्लैकमेल के, ये भी याद कर लोगे तो खुद से लिख लोगे। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के फ्रॉड होना, लॉटरी और प्राइस से स्कैम करना, जॉब के नाम पे गलत ऑफर देना, फिर लेना, किसी की आइडेंटिटी यूज करके किसी और को बन के किसी से पैसे ले लेना, या किसी की आइडेंटिटी चूज करके उसको ब्लैकमेल करना। डेटिंग और रोमांस के भी बहुत स्कैम्स होते हैं बेटा आजकल, फ्रेंडशिप के ऑनलाइन और इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। ये तो बेटा आई होप खुद से लिख सको। देन बेटा लास्ट
कि गुड कंप्यूटर सिक्योरिटी हैबिट्स क्या होती है, हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए, हमें अपने सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करना चाहिए, उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए, अननोइंग साइट्स अननोइंग लिंक्स को क्लिक करने से बचना चाहिए, अपने डेटा को बैकअप रखना चाहिए, सिक्योर्ड वाईफाई यूज करना चाहिए, और हमेशा जैसे ही हमने हमारा काम हो गया हमारे डिवाइस से लॉग आउट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसे कहीं भी पब्लिकली ओपन छोड़ दिया ताकि सब हमारे डेटा ले जाए, है ना बेटा। इसी के साथ यूनिट 4 खत्म होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इसी में कुछ है, टीसीपी आईपी मॉडल और एक ओएसआई मॉडल, ये देख लो क्वेश्चन 7 लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईच लेयर, ये पढ़ा दिया। टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है और क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं ये बता दिए। एक्सप्लेन द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू प्रूव इंटरनेट फ्रॉड अंडर द लॉ, अगर इंटरनेट के फ्रॉड को प्रूव करना है तो हमें क्या होने चाहिए, हमारे पास प्रूफ होने चाहिए कि कैसे चोरी हुई, हमारे पास ये होना चाहिए कि क्या हमारे पास पहला मैसेज था, कौन सा ईमेल आया, क्या हमने लिंक डाली, ये सब होना चाहिए। कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट सच एज मालवेयर, फिशिंग एंड डिनायल ऑफ सर्विस देख लिया बेटा, आता है। ये 2024 दिसंबर का पेपर है, ये जून का है। फिर ये देखो, व्हाट डू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्ले इन ई कॉमर्स एंड मार्केटिंग एंड कस्टमर एंगेजमेंट, बेटा ई कॉमर्स वाला पूरा आंसर एज इट इज। देन बेटा 2023 दिसंबर ओएसआई आईओएसआई और उनको कंपेयर करना, इंटर नेटवर्किंग क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है राउटर स्विचेस की कम्युनिकेशन करने में, सिक्योरिटी क्या होती है, वायरस वॉर्म्स ट्रोजन और स्पाईवेयर क्या होते हैं बता दिए, इनकी प्रॉपर्टीज बताओ, ये भी ऊपर बता दी बेटा। टीसीपी आईपी अगेन, डिनायल ऑफ सर्विस, लॉजिक बॉम्ब्स, गुड कंप्यूटर सिक्योरिटी अभी लास्ट क्वेश्चन था बेटा। सो आई वर्ल्ड वाइड वेब देख लिया बेटा। आई होप बेटा इसी के साथ आपको ये यूनिट क्लियर होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू चेक द नोट्स इन व्हाट्सएप चैनल।